वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लॉयर बिलीफ लॉ एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में एडमिशन शुरू हो चुके हैं और सितंबर निकल चुका है करीबन, और अक्टूबर नवंबर आने वाला है। तो इस बीच अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप सभी को कर लेनी चाहिए। तो आज के हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है कि प्लीडिंग एंड ड्राफ्टिंग एंड कन्विंसिंग। प्लीडिंग एंड ड्राफ्टिंग का है, कन्विंसिंग ये आप देखेंगे इसमें। ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का 5th सेमेस्टर है और सेमेस्टर 5 होने के नाते इसका जो कोड बनता है 5005 है। और जो स्टूडेंट्स अपने चैनल पे इस समय नए हैं वो चैनल को एक बार लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करेंगे। जो स्टूडेंट नए हैं उन्हें मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो चैनल है वो स्पेशली डेडिकेटेड है लॉ स्टूडेंट्स के लिए। और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जो है सीसीयू यूनिवर्सिटी के जो फिलहाल जो हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस को, वो सीसीयू यूनिवर्सिटी के हैं। जो बीए एलएलबी एलएलएम कर रहे हैं वो स्टूडेंट इन वीडियोस को देख सकते हैं, और अगर वो एनरोलमेंट करना चाहते हैं तो वो एनरोलमेंट भी करा सकते हैं, क्योंकि अभी जो है लिमिटेड टाइम ऑफर चल रहा है। तो आप अब मुझे टेक्स्ट मैसेज करके आप देख सकेंगे, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। टेक्स्ट मैसेज करने के बाद आप जो है अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए मैं अपना नंबर स्क्रीन में लिख देता हूँ, 9289322897। इसके अलावा हमारा कोई और नंबर नहीं है, आप उसको नोट करके रख लेना। और हम जो उसके अंदर प्रिपरेशन करने वाले हैं, हम हर सेमेस्टर की आपको तैयारी कराएंगे। अगर कोई स्टूडेंट अगर ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहता है, अगर वो कोई दिल्ली साइड का स्टूडेंट है या अपना जीटीवी नगर या कहीं दिल्ली आसपास, दिल्ली 110084 के आसपास का है, तो उसे ऑफलाइन कोचिंग की फैसिलिटी अवेलेबल करा सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई ऑनलाइन स्टूडेंट है या फिर अपना कोई ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहता है तो उन सभी के लिए भी कोचिंग्स जो है अवेलेबल है। और अवेलेबल होने के नाते जो गवर्नमेंट जॉब में है स्टूडेंट्स वो भी, और जो प्राइवेट सेक्टर में है वो भी मॉर्निंग बैच या इवनिंग का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मॉर्निंग बैच जो है तकरीबन हमारे यहाँ 5:30 बजे से स्टार्ट हो जाता है, और इवनिंग बैच जो हमारा है 7:30-8 बजे से हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है। तकरीबन हर इस बैच में कम से कम मान के चलिए 15 से 16 स्टूडेंट्स रहते हैं। तो आप अपने हिसाब से सुटेबल हो वो सब डाउनलोड कर लेना, या फिर जो ऐसा आपको समय लगे उस हिसाब से आप उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं फटाफट से आज के टॉपिक को। आज का टॉपिक है प्लीडिंग एंड ड्राफ्टिंग का। जैसे कि मतलब है ड्राफ्टिंग, अगर ड्राफ्टिंग की बात की जाए तो ड्राफ्टिंग क्या है। ड्राफ्टिंग अगर हम बात करें तो ड्राफ्टिंग एक प्राइमरी स्टेज होती है राइटिंग की, और इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, किसी तरीके के प्लांटिफ होते हैं और किसी तरीके की जब वाद विवाद की समस्या उत्पन्न हो जाती है तो कोर्ट में एक लीगल प्रोसीडिंग चलती है। उसके लिए हम जब किसी डॉक्यूमेंट को तैयार करते हैं, उसको फाइनल करने से पहले जो हम ट्रायल उसको फाइल करने से फाइनल जो सबमिशन होती है, उस फाइनल सबमिशन को करने से पहले हम एक ड्राफ्ट बनाते हैं जिसे हम ड्राफ्ट कहते हैं, जिसके अंदर बेसिकली अगर कोई ऑल्टरेशन वगैरह करनी होती है तो हम उसे ऑल्टर कर सकते हैं जैसे। और इसके अंदर ये प्राइमरी जो राइटिंग होती है, इसको करने के बाद जब प्लांटिफ या डिफेंडर किसी भी तरीके की जो समस्या होता है, इसके अंदर कोई ऑल्टरेशन होती है तो वो ऑल्टरेशन इसके अंदर कर सकता है। बेसिकली मैंने आपको बताया कि एक लीगल डॉक्यूमेंट के रूप में काम करता है, क्योंकि इसे ड्राफ्टिंग है। तो ड्राफ्टिंग होने के बाद जब ये अपने पार्टीज के द्वारा फाइनल कर लिया जाता है तो फिर इसको कोर्ट के अंदर पेश किया जाता है, और कोर्ट के अंदर पेश करने के बाद जब ये कोर्ट में पेश कर दिया जाता है तो ये ड्राफ्टिंग ना रहकर एक पीएल के रूप में हो जाती है, और ये प्लीडिंग हो जाती है, जिसके अंदर इसको लिखने वाला जो होता है उसे प्लीडर कहते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लेना। नोट करने के बाद फिर हम आगे हम डिस्कस करते हैं। एक बार जान लेते हैं इसके अंदर कि इसकी क्वालिटीज क्या क्या होती हैं। अगर आप कोई ड्राफ्ट कर रहे हैं, ड्राफ्ट कर रहे हैं और ड्राफ्ट आपको नहीं मालूम कि ड्राफ्ट का करते समय आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, तो बता देता हूँ आपको कि इसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, क्वालिटीज़ होनी चाहिए उसके अंदर। वो सारी क्वालिटीज़ अगर उसके अंदर है तो ही हम कह सकते हैं कि ड्राफ्टिंग आपने बहुत ही बढ़िया किया है, क्योंकि ये ड्राफ्टिंग अगर जब तक आपकी ठीक नहीं होगी उस हिसाब से आपको किसी भी तरह का रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, ना किसी तरीके का जो है आपकी ड्राफ्टिंग आपके हक में फैसला नहीं आएगा, क्योंकि ड्राफ्टिंग ही मेन होती है। ड्राफ्टिंग के बाद ही आप अपनी बात अगले को समझा पाते हैं। तो ड्राफ्टिंग होनी कैसी चाहिए, कंसाइज फॉर्म में होनी चाहिए। कंसाइज फॉर्म का मतलब यहाँ पर हो गया कि जो उसके अंदर मटेरियल जो फैक्ट्स हैं और ये ट्रिवियल फैक्ट्स हैं, और उसके अंदर जो कंक्लूजन है उसके अंदर कई कई तरीके की अननेसेसरी चीज़ें नहीं डालनी चाहिए। दूसरा, क्लियरिटी की बात करें तो क्लियरिटी की बात यहाँ पर करें तो क्लियरिटी किस तरीके की होनी चाहिए। क्लियरिटी होनी चाहिए कि आपने कोई अपना
राइटिंग लिखी है, आपने कोई ड्राफ्ट लिखा है, उस ड्राफ्ट को ना आपका उसके अंदर आपको वो ड्राफ्ट के अंदर कट एंड शॉर्ट में अपनी बात कहनी है। एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, उसके अंदर किसी भी तरीके की ओवर राइटिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। तीसरा उसके अंदर होता है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस होनी चाहिए, वो किसी तरीके की उसके अंदर एरर नहीं होनी चाहिए। एरर मतलब समझ रहे हैं यहाँ पे? एरर का मतलब यहाँ पर हो गया कि वहाँ किसी भी तरीके की सेंटेंस मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और किसी भी तरीके की और डिस्क्रिमिनेटरी वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैटर को लेकर आपकी जिस चीज़ पे बात कर रहे हैं या किस जिस केस के ऊपर बात कर रहे हैं, आपका जो सब्जेक्ट मैटर है वो किसी भी तरीके का अपना फेक नहीं होना चाहिए, क्या उसमें इस तरीके की चीज़ें मिसकन्फ्यूजन वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। चौथा पॉइंट इसके अंदर आ जाता है प्रीसिसियस का। प्रीसिसियस का मतलब यहाँ पे होता है कि इसके अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी तो उसको भी फिर गुड ड्राफ्टिंग नहीं माना जाता। तीसरा इसमें एंड में आता था प्लीजेंट एसेंट। एसेंट का मतलब यहाँ पे हो गया कि इसके अंदर आपको जब आप ड्राफ्ट करते हैं तो ड्राफ्ट करते समय आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिसके अंदर जिस तरीके की लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं वो लैंग्वेज इस तरीके से होनी चाहिए कि अगला जो सामने वाला पढ़े तो उसको कर्टिसी सी महसूस हो। एक गुड लैंग्वेज होनी चाहिए उसके अंदर, अपना विनम्रता वाला भाव होना चाहिए उसके अंदर कि आप अपनी बात रख रहे हैं व्यक्ति के लिए और अपनी बात रख कर अपनी बात को प्यार पूर्वक समझा रहे हैं। उसके अंदर किसी भी तरीके की थ्रेटन या फिर किसी तरीके की जजमेंट या किसी भी तरीके की इस तरीके की जजमेंट नहीं देनी है या अपना तरफ से अपने एक तरफा फैसला नहीं देना है, कुछ तरीके ऐसे नहीं लिखना है उसके अंदर। तो ये एक अच्छे गुड ड्राफ्टर की जो है मैंने आपको क्वालिटीज़ बताई हैं। क्वालिटीज़ इसके अंदर मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। कंसाइज फॉर्म में होना चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए, कंप्लीटनेस होनी चाहिए, प्रिसिशियस फॉर्म होनी चाहिए और साथ ही प्लेजेंट एंड एसेंट होना चाहिए। एसेंट आप समझ चुके होंगे, प्लेजेंट एंड एसेंट मतलब विनम्रता पूर्वक होना चाहिए। जो भी आप उसमें अपनी बात कहें वो विनम्रता पूर्वक कहें, क्योंकि ये आप अपने जज साहब के सामने रखेंगे और उन्हें पढ़ने में अच्छा लगना चाहिए। पढ़ने में इस तरीके से अच्छा लगता है कि आपको देख के लगना चाहिए कि आप एक विनम्र भाव के व्यक्ति हैं, क्योंकि आपका प्लीडिंग एंड ड्राफ्टिंग, आपकी ड्राफ्टिंग ही आधे से ज़्यादा आपके बारे में बताती है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इसके अंदर साइलेंट फीचर के। एक साइलेंट फीचर किस तरीके का होता है? कुछ फीचर्स होते हैं जो बताते हैं कि एक गुड ड्राफ्टिंग क्या होती है। गुड ड्राफ्टिंग लिखते समय आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर उन चीज़ों का आप ध्यान नहीं रखते हैं तो आप नहीं बता पाएंगे और ना ही लिख पाएंगे और ना ही अपनी बात कह पाएंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो उसके अंदर पहले सबसे बड़ी जरूरी होता है कि करेक्टनेस ऑफ वर्ड, सिलेक्शन ऑफ वर्ड और करेक्शन वर्ड। सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स का मतलब उन शब्दों को चुनना, उन शब्दों को चुनना जो कि आपके आपके केस और आपके केस से रिलेटेड हो, आपके मैटर से रिलेटेड हो तो होगा ये हो गया। दूसरा होना चाहिए क्लियर एंड फर्म थिंकिंग। उसके अंदर जब आप ड्राफ्टिंग लिखेंगे तो ड्राफ्टिंग लिखते समय आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो अपनी बात कह रहे हैं या जिस चीज़ का आप केस कर रहे हैं वो उसी के बारे में बताएं। अदरवाइज वो किसी अननेसेसरी चीज़ों के बारे में आप बताएंगे तो वो आपकी ड्राफ्टिंग को अच्छा नहीं माना जाएगा। तीसरी पॉइंट हम इसके अंदर डिस्कस करना लॉजिकल आर्गुमेंट। लॉजिकल आर्गुमेंट मतलब कि अगर आपने जो बात कही है उसके एविडेंस आपके पास होने चाहिए, उसके फैक्ट, उसके सर्कमस्टांसेस जो है वो आपकी प्लीडिंग में दिखने चाहिए। आपकी जो समस्या है और जो आपके सेंटेंस है या जो आप कहना चाहते हैं वो आपस में कोरिलेटेड करने चाहिए। अदरवाइज ऐसा ना हो कि एक ऊपर है और एक नीचे है, किसी का शुरू यहाँ है किसी का अंत वहाँ है, तो इस तरीके की ब्लीडिंग नहीं चलेगी। एक सिस्टमेटिक और एक सीक्वेंस में होना चाहिए ताकि अगला जब पढ़ते समय या कोई भी व्यक्ति जो ऐसी अथॉरिटी पे है, जो जजमेंट देता है, जिसके पास पावर है जस्टिस करने की, उसको अगर कन्फ्यूज़न होगी या उसे अननेसेसरी चीज़ें लगेंगी तो समस्या आप ही के लिए होने वाली है और किसी के लिए नहीं होने वाली है। तो इसलिए ड्राफ्टिंग करते समय आप इस चीज़ को ड्राफ्टिंग करते समय इस बात का ध्यान रखें कि इस तरीके की समस्या ना हो। और हम फोर्थ पॉइंट पर अगर हम बात करें तो फोर्थ पॉइंट में बात करें तो फोर्थ पॉइंट यहाँ पे कहता है तो शॉर्ट सेंटेंस। अपनी बात को एक छोटे से छोटे कम से कम शब्दों में कहना एक गुड ड्राफ्टर की पहचान होती है। गुड ड्राफ्टर इन द सेंस कि शॉर्ट सेंटेंस मतलब अगर आप किसी बात को कहना चाहते हैं तो उसे कट शॉर्ट में कहें। कट शॉर्ट में इन द सेंस कि एक बड़ी स्टोरी ना लिखकर आपको कुछ शब्दों में लिखा जाना चाहिए, क्योंकि आप जब आप केस के लिए किसी भी तरीके की ड्राफ्टिंग तैयार करते हैं तो वो जज के सामने रखते हैं तो एक पैराग्राफ के रूप में अगर आप लिखते हैं तो वहाँ समस्या, क्योंकि हमारे देश में समस्या इस बात की है कि नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा है और नंबर ऑफ जजेस कम है, जिसके कारण एक केस को पूरी तरीके से देखना और उसको पूरी तरीके से अगर बहुत कम समय होता है जिसके अंदर
वैसे ही हमारे जजेस जो हैं और हमारे जस्टिस सिस्टम है वो काफ़ी प्रेशर में होती है इस समय कि इतनी बड़ी-बड़ी केसेस पेंडिंग है और साथ में आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि शॉर्ट सेंटेंस किसे कहते हैं। शॉर्ट सेंटेंस हमने यहाँ पर कर लिया। अगर आपको किसी भी तरीके की इसमें समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या समस्या है और आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है। मैं कोशिश करूँगा उस वीडियो को दोबारा से बनाने की और उस टॉपिक को दोबारा से रिलेटेड इनमें से कोई भी लॉजिकल पॉइंट्स हो जो आपको नहीं समझ में आते हो तो आप मुझे बता सकते हैं। साथ ही मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, अगर कोई भी स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में और थर्ड सेमेस्टर किसी भी तरीके की कोचिंग लेना चाहता हो तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। इस समय लिमिटेड टाइम ऑफर चल रहा है। लिमिटेड टाइम ऑफर के कारण आपको काफ़ी अच्छी छूट मिलती है। हमारे बैच में अंदर विशेषता इस प्रकार की है कि हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा 16-17 स्टूडेंट रखते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं रखते हैं। और मैं आपको रिकॉर्डिंग वीडियोस और अपने नोट्स वगैरह सारे प्रोवाइड करूँगा। और जो भी स्टूडेंट अगर अपना क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहता है वो भी कर सकता है। और इसकी फीसिस जो है आपको पूछनी हो तो मैं स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है और उस नंबर पे जाकर आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर इस तरीके से है 9289322897। इस पर जाकर आप मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और जो क्लास में एनरोलमेंट करा सकते हैं। और चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक जरूर करेंगे और शेयर जरूर करेंगे अपने दोस्तों तक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये लोगों तक पहुँचे और स्टूडेंट्स तक पहुँचे और उनके बेनिफिट्स के लिए ये बेनिफिट्स हो, काफ़ी अच्छा हो। तो चलिए फिर अब देखते हैं अब हम कहाँ रह गए हैं। अब हम बात करने वाले हैं रूल ऑफ ड्राफ्टिंग की। रूल ऑफ ड्राफ्टिंग की अगर हम बात करें तो रूल ऑफ ड्राफ्टिंग के अंदर कहते हैं सबसे पहले हम उसके अंदर फ्रेमवर्क बनाते हैं। फ्रेमवर्क बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि बिना फ्रेमवर्क बनाए आप उसको नहीं कर पाएंगे। फ्रेमवर्क का मतलब यहाँ पे ये होता है कि एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट के साथ आपको उसको बनाना है। किसी भी तरीके की उसके अंदर जो है ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहली बात ऊपर होनी चाहिए दूसरी बात नीचे होनी चाहिए। दूसरी बात हम इसके अंदर हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं फैक्ट्स के ऊपर। कहते हैं आपके जो आपने जो ड्राफ्ट तैयार किया है उसके अंदर जो चीज़ आपके साथ जो किसी भी तरीके की समस्या जो घटित हुई है उस घटित होने के साथ साथ आपको उसके अंदर किसी भी तरह की फैक्ट्स को डिलीट नहीं करना है, क्योंकि एक्चुअली क्या है, अगर आपके ड्राफ्ट में या आपके केस के अंदर किसी भी तरीके की कमी या कोई ऐसी बात छुपाई जाती है तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होती है, जो आपके केस को काफ़ी डिले कर देती है और आपके जो विनिंग के जो चांसेस हैं वो कुछ परसेंट कम हो जाते हैं। इसलिए न्याय उन्हीं को मिलता है, मैं आपको बता देता हूँ, न्याय उन्हीं को मिलता है जो न्याय के लिए लड़ते हैं, जो न्याय वाकई में पाना चाहते हैं। अगर वकील के भरोसे अगर आप ये सोचते हैं कि अगर वकील से हमने बहुत बढ़िया वकील किया है या हमने किसी भी तरीके की लीगल एडवाइस ले रखी है तो हम उसको अपना केस जीत ही जाएंगे या हमें हम केस में सफलता मिल ही जाएगी, तो ये काफ़ी हद तक हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपको अपनी भी मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप अपने लिए हक के लिए नहीं लड़ेंगे आपकी मदद अगला नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आपको इस बात को याद रखना है कि उस आपके अंदर जो भी है, अगर आपके केस से रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई चीज़ें जो आपके केस के लिए इम्पोर्टेंट है, आप सभी को वो सभी चीज़ें नोट करके रखनी है, उसको डिलीट नहीं करना है और आपका जो भी लीगल एडवाइज़र है उससे किसी भी तरीके की बात को नहीं छुपाना है, उसे हर चीज़ बतानी है, अदरवाइज़ आपके इस केस में इससे फ़र्क पड़ता है। ठीक है? दूसरा हम इसके अंदर बात करने वाले हैं कि सिंपल लैंग्वेज ऐसी रखनी चाहिए ड्राफ्ट करते समय कि अगले को जो है आपकी बात कट शॉर्ट शब्दों में समझ में आ जाए। ऐसा नहीं हो कि आपने ऐसे-ऐसे वर्ड्स लिखे हैं कि सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए कि हाँ, हम देखो हम कितना जानते हैं। ऐसे किसी भी तरीके की चीज़ें नहीं करनी है, ये एक बहुत ही वाहियात तरीका है। ये आपके केस को काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट करता है। और क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आप कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं जो कि अगले को भी नहीं पता, वो उसको पढ़ने के लिए डिक्शनरी खोल के देखेगा, क्या पता किसी दिन अपना जो सामने वाली अथॉरिटी है, अ, आप ऐसे वर्ड्स पेश करते हैं जिसमें उसे कई बार समस्या होती है समझने में, उसे डिक्शनरी देखने में, तो इरिटेशन जैसी महसूस होती है, तो वो आपकी डेट को आगे बढ़ा सकता है या आपके केस को डिले कर सकता है, क्योंकि अपना जो है टाइम लिमिटेड होता है, स्ट्रेस ऑफ नंबर ज़्यादा होते हैं। तो कोशिश कीजिएगा जो है ड्राफ्ट बनाते समय जो एक सिंपल लैंग्वेज का उपयोग कीजिएगा। दूसरा और चौथी अगर हम बात करें तो अगर आप जब अपने ड्राफ्ट को सबमिट करने जा रहे हो तो 2 या 3 बार उसको एक बार रीचेक जरूर करना, क्योंकि बिना रीचेक किए अगर आप जाएंगे तो उसके अंदर कोई ना कोई एरर हो सकता है और जो कि बाद में निकलने पर एक अच्छी ड्राफ्टर की पहचान नहीं है और आपके केस में इसमें आपको
सफलता जो है काफ़ी हद तक कम हो जाती है, तो अब ये चीज़ें नहीं करेंगे। दूसरे अंदर इसके अंदर कुछ चीज़ें जो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या चीज़ें प्लीडिंग नहीं करनी चाहिए। कुछ चीज़ें मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ऐसी चीज़ें जो आपको बता देना चाहता हूँ, जो आपको अपने जो ड्राफ्ट करते समय जब ड्राफ्ट करेंगे तो आपको वो सब चीज़ें नहीं करनी है। पहले जैसे कि उसके अंदर आपको सेंटेंस को जो आप एक चीज़ को बार बार ना करें, उसको अवॉइड करें, उस रिपीटिशन आपको अवॉइड करना है। दूसरा, टाइपिंग मिस्टेक जो होती है, ग्रामिकल मिस्टेक आपको नहीं करनी है, टाइपिंग मिस्टेक नहीं करनी है, सिमिलर वर्ड्स को बार बार यूज़ नहीं करना है। जो एक चीज़ को बार बार कहते हो, सेम थिंग्स बताते हो, जैसे मान लीजिए एक चीज़ लुक एंड सी, दोनों का मतलब देखना ही होता है, लेकिन हम इन दोनों शब्दों का बार बार उपयोग नहीं करना है। कहीं पे आप लुक लिख रहे हैं, कहीं पे सी लिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। एक ही वर्ड को लेके चलना है, जिससे कंफ्यूजन होती है। तो आपको इस तरीके के वर्ड्स का यूज नहीं अवॉइड करना चाहिए। एक गुड ड्राफ्टर बनना चाहते हैं तो आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। दूसरा, अगर आप गुड ड्राफ्टर बनना चाहते हो तो हमारा इंटरनेशनल ड्राफ्टिंग का कोर्स है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंटरनेशनल ड्राफ्टिंग का कोर्स आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे स्क्रीन पे आपको नंबर पता ही है, 9289322897। इसके अंदर हम आपको इंटरनेशनल ड्राफ्टिंग किस तरीके से करते हैं वो करना बताते हैं। हम उसकी आपको वीडियोस और उसके अंदर नोट्स वगैरह सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, ताकि आप एक गुड ड्राफ्टर हो। क्योंकि हर एडवोकेट तो बन जाते हैं, एडवोकेट बनने के बाद उनको जो ड्राफ्टिंग में जो दिक्कत आती है, और उस ड्राफ्टिंग के दिक्कत के लिए उनको जो है एक अच्छे ड्राफ्टर नहीं बन पाते हैं। क्योंकि एक लीगल ड्राफ्टिंग एक ऐसा चीज़ है जिससे कि आप अपनी बात को कह पाते हैं। हमारे को कई सारे, मैं आपको बताऊं तो कई सारे ऐसे लॉयर्स हैं और लॉ स्टूडेंट्स हैं जिनका फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि जी हम कॉन्सेप्ट तो जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन हम अगर ड्राफ्ट नहीं कर पाते हैं, ड्राफ्ट करने में हमारे को समस्या होती है, तो आप हमें कुछ समझाएं। तो मैं उनको यही बात समझाता हूँ कि अगर आपको लॉ की अच्छी नॉलेज है, आपके पास क्लाइंट्स भी आते हैं, लेकिन आप अपनी बात को कहने के लिए या अपनी पार्टी के क्लाइंट्स की बात को कहने के लिए किसी और ड्राफ्टर को हायर करते हैं या अपनी उनकी ड्राफ्टिंग कहीं और से करवाते हैं, तो ये आपकी स्किल को काफ़ी इफेक्ट करता है। क्योंकि जब आप किसी ड्राफ्टर के पास जाते हैं या ड्राफ्ट करवाते हैं, तो किसी ना कहीं पे एक लूप पोल आ ही जाता है, जो क्लाइंट्स को लगता है कि उनका जो काम है डिले हो रहा है, और बाई चांस बाई मिस्टेक किसी दिन कोई ड्राफ्टर आपस में टपका अपना बीच में आ जाता है, जो पता चल जाता है कि ये जो ड्राफ्ट है किसी और के द्वारा तैयार किया गया है। और वही अगर सामने आ जाए तो इस बात को कह देता है कि ये मेरे द्वारा ड्राफ्ट किया गया है। तो ये समस्या हो सकती है, आपका क्लाइंट्स कम हो सकते हैं। तो एक गुड ड्राफ्टर होना भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप जो है उसके लिए आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारा कोर्स इंटरनेशनल ड्राफ्टिंग का, जिसके अंदर हम बताते हैं कि ड्राफ्टिंग किस तरीके से करते हैं। काफ़ी स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं। दूसरा, अब हम बात करने वाले हैं प्लीडिंग के ऊपर। प्लीडिंग का मतलब यहाँ पे हो गया कि जब प्लेंट जो है स्टेटमेंट लिखता है तो प्लीडिंग कहते हैं। और प्लीडिंग एक लीगली प्रोफेशन है, जो बैकबोन है लीगल सिस्टम की। बिना प्लीडिंग के सब संभव होता नहीं है। इसका ऑब्जेक्टिव अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव इस तरीके से है कि प्लीडिंग के अंदर क्या होता है कि बोथ नो द डिस्प्यूट। जो दोनों पार्टी हैं, एक पार्टी को पूरी तरीके से पता होना चाहिए कि उसके साथ क्या किस तरह का डिस्प्यूट हुआ है, अगली पार्टी ने किया, और अगली पार्टी को पता होना चाहिए कि जो पहली पार्टी ने उनके साथ किस तरह का डिस्प्यूट होना चाहिए। क्योंकि प्लीडिंग के अंदर लिखा जाता है कि फलानी पार्टी ने फलाने चीज़ के लिए उनके साथ डिस्प्यूट अराइज किया है, और यही वो इस चीज़ को जानते हैं। और सेकंड पार्टी भी को ये बात पता होनी चाहिए, वो भी कहे कि हाँ ये बात हमारे को पता है। ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पे फंडामेंटल रूल्स के हो तो प्लीडिंग की, तो प्लीडिंग के पता तो फंडामेंटल रूल्स ये कहते हैं कि जो मटेरियल ऑफ फैक्ट है वो उसके अंदर होना चाहिए, फैक्ट्स होने चाहिए। नो लॉ से काम नहीं चलेगा। अब फैक्ट्स का कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि वो चीज़ें घटित होनी चाहिए। लॉ तो अपनी जगह काम करेगा, लेकिन अगर जब तक वो फैक्ट्स नहीं होंगे कि इन फैक्ट्स पे ये काम हुआ है, लॉ काम नहीं कर पाएगा। अगर लॉ तभी काम करेगा जब फैक्ट्स मौजूद होंगे, और मटेरियल फैक्ट्स वहाँ पे मौजूद होना चाहिए। मटेरियल फैक्ट्स की वो एविडेंस होनी चाहिए इस तरीके की, ताकि उस चीज़ को साबित करे कि ये फैक्ट्स घटित हुए हैं। फिर दूसरा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंसाइज और प्रिसाइज होना चाहिए। कंसाइज में छोटे फॉर्म में होना चाहिए, और इस तरह की सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होनी चाहिए। ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके की।
छोटे छोटे जो एरर्स होते हैं वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप एक एक ऐसे प्रोफेशन में है जिसकी जो कि एक बहुत ही लाजवाब प्रोफेशन है, और उसके अंदर अगर आप ऐसी अच्छी पोस्ट पर होने के बाद, क्योंकि क्योंकि इसके अंदर जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे आती है कि अगर आप एक अच्छे ड्राफ्टर नहीं है, अच्छे प्लीडर नहीं है, आप नहीं है, तो आपका प्रोफेशन नहीं चलता है। अगर आपको अगर आपकी चीज़ों पे कमांड है तो ही आप कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं इसके लिए। अब आगे बात करने वाले हैं अमेंडमेंट के अंदर। तो हाँ, इसके अंदर अमेंडमेंट हो सकती है, स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग होती है, उसके बाद डायरेक्शन ऑफ कोर्ट होता है, डायरेक्शन ऑफ एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग। अगर प्लीडिंग है ना में अमेंडमेंट कराना है तो अमेंडमेंट आप करा सकते हो किसी भी स्टेज पे, चाहे कोई सा भी लेवल हो, उसके अंदर प्लीडिंग अगर अपना जो है आप करा सकते हैं। अगर इसके अंदर आप ऑल्ट्रेशन कराना चाहते हैं या कुछ अमेंडमेंट कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं वो, लेकिन वो होगा कब, जब आप कोर्ट को बताएंगे उस बारे में। अगर कोर्ट इसकी जस्टिफाई लेता है, कोर्ट को अगर लगता है कि हाँ इसमें अमेंडमेंट होनी चाहिए, तो वो आपको अमेंडमेंट की दे सकता है। उसके लिए आपको कोई भी पार्टी कोई भी रिक्वेस्ट कर सकता है, जो कि जिसके जो भी रिक्वेस्ट करेगा, अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ हाँ ये हो सकता है, इसमें प्लीडिंग की, इसमें अमेंडमेंट की आवश्यकता है, तो वो आपको बेखबर होकर आपको अमेंडमेंट दे देता है। ऐसा नहीं होता कि वो नहीं देते हैं, क्योंकि उनको तो जस्टिस करना ही है, वो नहीं चाहते कि किसी के साथ गलत हो, तो इसलिए जो पॉसिबल हो सकता है वो दे देते हैं। ठीक है, आगे डिस्कस करें तो प्लेन का मतलब तो आप समझिए होंगे। प्लेन क्या होता है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो ड्राफ्टेड बाय द प्लीडर होता है। जो प्लीडर जो डॉक्यूमेंट को बनाता है उसे प्लेन कहते हैं, और एक तरीके का ये सिविल शूट होता है, जिसके हम जो सिविल शूट के रूप में होता है, और जिसको हम जो है कोर्ट में जो है पेश करते हैं। ठीक है, आगे बात करें तो प्लेन के अंदर क्या क्या आता है। जब हम प्लेन की जो ड्राफ्ट तैयार करता है, जो प्लेन जो है प्लेन की इंफॉर्मेशन फिल की जाती है, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, तो अगर आप चलो फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो उसमें होता है कि कोर्ट का नाम होता है, कि कोर्ट का नाम क्या है, कौन सी जगह पे है, टाइटल क्या है, ये सब लिखा हो जाता है। फिर लिखा जाता है उसके अंदर प्लांटिफ के बारे में। प्लांटिफ आपको पता ही होगा, नहीं पता तो जान लीजिए। जो विक्टिम बंदा होता है, जो विक्टिम होता है उसको हम प्लांटिफ कहते हैं, और जो सेकंड पार्टी होती है जिस पर एलिगेशन लगे होते हैं वो डिफेंडर होती है। ठीक है, यहाँ पे समझ गया। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में अंदर उसकी पूरी डिटेल भरी जाती है, उसका नाम, पता, कहाँ रहता है, क्या क्या करता है, उसके साथ उसके अपना वो कहाँ है, उसके रिलेटिव ये केस किससे रिलेटेड है, कौन प्लांटिफ है। डिफेंडर के अंदर भी सेम ऐसे ही होता है, अगली पार्टी का नाम होता है, अगली पार्टी का वकील कौन है, ये सब चीज़ें जो उसके बारे में जो नेसेसरी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी उसके अंदर फिल की जाती है। दूसरा चेक किया जाता है कि जो प्लेंटिव या डिफेंडर है वो अनसाउंड माइंड तो नहीं है, माइनर तो नहीं है अपना, क्योंकि अगर हम माइनर और अनसाउंड माइंड होता है या फिर किसी भी तरीके की जो है उसके अंदर कमी होती है, तो फिर इससे जो है कि जो प्रोसीडिंग का जो प्रोसेस है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी होना चाहिए कि जो सामने वाले जिस पे आप लगा रहे हैं, प्लांटिफ और डिफेंडर, दोनों में या तो मेजर होना चाहिए। मेजर होगा तो जो नॉर्मल प्रोसीडिंग जिस तरीके से चलती है वो जो आपके साथ द्वारा बताई जाती है तो वो उसी की तरह चलती है। अदरवाइज उसके अंदर कोई चेंजेस होते हैं तो फिर वो चेंजेस करने पड़ते हैं। फिर कॉज ऑफ एक्शन में देखा जाता है कि किस कारण से ये एक्शन हुआ है, किस कारणों से ये जो केस बना है, क्या वजह हो सकती है, वो कॉज ऑफ एक्शन देखा जाता है। फिर देखा जाता है कोर्ट ऑफ जुरिडिक्शन। फिर कोर्ट देखा जाता है कि किसके जुरिडिक्शन में आता है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मान लीजिए घटना अगर दिल्ली शहर में घटी है तो हरियाणा कोर्ट के अंदर उसके अंदर कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं होता। वो जुरिडिक्शन देखी जाती है। अगर दिल्ली कोर्ट की घटना है और प्लांटिफ और अपना डिफेंडर जो है दिल्ली के है, तो वो जो केस है वो दिल्ली में रहेगा, दिल्ली जुरिडिक्शन में आएगा। अदरवाइज अगर वो हो सकता है कि एक व्यक्ति मध्य प्रदेश से आया हरियाणा के अंदर और एक व्यक्ति दिल्ली से हरियाणा गया था, तो जिसके कारण वहाँ किसी टूर एंड ट्रैवल के से किसी तरीके का उनके साथ घटना घट जाती है या केस हो जाता है, तो जो उनका जुरिडिक्शन होगा या तो अब 3 हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। तो ये सबको सेटिस्फाई करना पड़ता है उन लोगों को कि उनको जो है उनको जुरिडिक्शन किस तरीके से दिया जाए। हो सकता है कि किसी फाइनेंशियल कंडीशन के कारण जो है एक पार्टी जो है हरियाणा नहीं आ पाती, उसको मध्य प्रदेश ही चाहिए, या हो सकता है कि एक दूसरी पार्टी जो है दिल्ली है वो हरियाणा या मध्य प्रदेश नहीं जा सकती है तो उसको भी दिल्ली चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि जिस आपके ऊपर और उनके जो अपना आपकी कंडीशन के ऊपर कि आपको किस तरीके की आपकी कंडीशन है, और ये देखा होता है। चलिए, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अगर जिसने लाइक नहीं किया हो वो एक बार लाइक कर लेना, अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर देना, और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाना फटाफट से। अगर और एनरोलमेंट
जो स्टूडेंट कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं वो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही लिमिटेड टाइम ऑफर चल रहा है, बहुत ही बेस्ट एनरोलमेंट ऑफर है। अगर आपको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ही अपने इस ऑफर को अवेल कीजिए। अगली बात करने वाले थे हम इसके अंदर रिलीफ के अंदर अपना रिकग्निशन और स्टेटमेंट वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर। यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर की बात करूँ तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट मैटर है आपका वो कट एंड शॉर्ट में होना चाहिए और उस पर लिखना चाहिए कि उसके अंदर कोई वैल्यू हो। वैल्यू मतलब इन की सच्चाई दिखनी चाहिए उसके अंदर कि वो कितने तरीके से, कितने बढ़िया तरीके से प्रेजेंट किया गया है। जो अपने बात कही है और जो आपके साथ घटना घटी है दोनों आपस में मैच करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके साथ घटना कोई और घटी है और उसके अंदर बातें कुछ और लिख रहे हैं, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अब हम बात करने वाले रिटर्न स्टेटमेंट की। रिटर्न स्टेटमेंट जिसको हम जो WS के नाम से भी जानते हैं, डेफिनेटली रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है, जो ये डिफेंडर द्वारा फाइल किया जाता है और इसके एक जब समन की कॉलिंग अपॉन द हियरिंग, और जब WS की स्टेटमेंट फाइल की जाती है तो समन करके बुलाया जाता है हायरिंग के लिए, और उसके अंदर उसके जजेस के नाम होते हैं, प्रेसाइडिंग ऑफिसर और ट्रायल के तरीके चीज़ें लिखी, छोटी छोटी चीज़ें लिखी होती हैं। जब आप उसको पूरी तरीके से ज्वाइन करेंगे तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आएगी। मैं आपको डिटेल से, एकदम बिल्कुल डिटेल से एक एक टॉपिक को समझाऊंगा कि किस तरीके से क्या चीज़ें होती हैं, और मान के चलिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही गुड रिजल्ट और बहुत ही बढ़िया चीज़ें तरीके से आपको समझ में आएगा। अगर नॉर्मल स्टूडेंट जो कैसे पास होना चाहते हैं, 30-40 नंबर या 50 नंबर लाना चाहते हैं, वो ये पढ़ ले, इनफ है उनके लिए। वो इसके बारे में थोड़ा सा डीप स्टडी कर ले तो उनका काम हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर वो वाकई में जो स्टूडेंट ये चाहते हैं कि लॉ की फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, जिन्हें लगता है कि हाँ मुझे जीवन में कुछ करना है या फिर कुछ और करना है, तो उनको मैं ज़रूर कहूँगा कि इसको डीप स्टडी करने के लिए आपको जो है ज्वाइन करना चाहिए। तो उन्हीं कमेंट मैंने आपको अपना नंबर बता ही दिया, 928932289887। आप उस पर संपर्क कर सकते हैं, वहाँ जाके आप एनरोलमेंट करा सकते हैं। लिमिटेड टाइम ऑफर है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो बेस्ट अफोर्डेबल जो टाइमिंग होगी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है। इसके प्राइमरी ऑब्जेक्शन वगैरह सारी लिखी जाती है, जिसके नाम होते हैं, पार्टीज के नाम होते हैं, जो सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर भरी जाती है। जब हम WS की स्टेटमेंट फाइल करते हैं तो ये सब चीज़ें भरी जाती हैं, और पार्टी को फिर समन करके बुलाया जाता है कि आपको फलानी तारीख को फलानी कोर्ट में आना है और आपकी हियरिंग होगी और आपसे कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी, तो फिर करना होता है। और ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, इसको याद रखना। WS अब याद करने वाले नेसेसरी पर्टिकुलर और रिटर्न स्टेटमेंट। कुछ चीज़ें रिटर्न स्टेटमेंट जब WS की स्टेटमेंट फाइल करते हैं तो उसके अंदर जो है कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। अगर वो चीज़ें छूट जाती हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ आपके केस में थोड़ी सी जान नहीं है, और केस में जान लेने के लिए आपको वो सारी नेसेसरी स्टेप फॉलो करने होते हैं, क्योंकि जो आपको ज़रूरत है। अदरवाइज आपका जो जस्टिस है वो डिले होना स्टार्ट हो जाता है। जो ड्राफ्ट है केयरफुली पढ़ना, केयरफुली लिखना, ग्रामिकल मिस्टेक किसी भी तरीके की नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। बार बार 2 से 3 बार जब उसे फाइनल करने या सबमिट करने जाएँ तो उसको ज़रूर पढ़िए। अपने क्लाइंट्स को पढ़ाइए, अपनी पार्टीज को पढ़ाइए, मल्टीपल जगह से जो है अपना क्या कहते हैं सलाह लीजिए, डिस्कशन कीजिए कि किस तरीके से ये ओके है। फिर आपको क्रॉस एग्जामिन कीजिए कि हाँ क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। इस तरीके की अब 2-3 चीज़ें आप करेंगे ना तो फिर आपका काम हो जाएगा। दूसरा, टाइमली जो है रिप्लाई फाइल करना है, सूटेबल रिप्लाई लिखना होगा आपको, टाइम टू टाइम फाइल करना होगा, किसी भी तरीके की डिले नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, वो भी ज़रूरी है। और अगर आपको लगता है कि इसके अंदर कोई डिफेंडेंट के खिलाफ या कुछ ऐसे एडिशनल फैक्ट्स हैं जो आपको लगते हैं कि इसके अंदर लिखने चाहिए, वो पहले लिख देना, क्योंकि बाद में हो सकता है कि जज साहब उसको एक्सेप्ट ना करें। इन केस में कभी केसों में जज साहब को जब लगता है कि हाँ कि इसके अंदर ऐड करना चाहिए तो उसकी अथॉरिटी दे देते हैं। अदरवाइज आप जब भी कुछ चीज़ फाइल करें तो उसके अंदर जितने भी आपको लगता है कि एडिशनल फैक्ट्स हैं जो आपको जस्टिस दिला सकते हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको अपने प्लीडर को बतानी होगी, या आपके जो लीगल कंसल्टेंट्स हैं उनको ज़रूर बताना होगा, वो बता सकते हैं। साथ ही आपको मैं बता देता हूँ, अगर आपको लगता है कि आपको
कि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नंबर मैंने आपको बता ही दिया, आप मुझसे वहाँ से पूछ सकते हैं। मैं 24 आवर नंबर चालू रहता है, जैसे जैसे मेरे को समझ मिलेगा, समय मिलेगा, मैं आपको उसका जवाब देता रहूँगा, ठीक है। वैसे इसमें घबराने वाली बात नहीं है, मैं आपके साथ पूरी तरीके से हूँ। आपको जो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं वो मुझे आप बता देना, मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। दूसरा, अगर साथ ही हम लीगल एडवाइस भी देते हैं। लीगल एडवाइस के लिए हम बहुत जल्द वीडियो बनाने वाले हैं, आप उस वीडियो को भी देखना। हमारा जो अपना कंसल्टेंसी ऑफिस है, मैं उसके बारे में आपको डिटेल दे दूंगा, और वहाँ से अपना क्या कहते हैं, आपको काफ़ी बेस्ट नॉलेजेस मिलेंगे। अगर आपको वहाँ से लीगल थोड़ी सी कोई लीगल हेल्प चाहिए, लीगल एडवाइस चाहिए, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके हम चार्जेस नहीं लेते हैं लीगल कंसल्टेंसी के। आप वहाँ से सलाह ले सकते हैं, सलाह मशवरा कर सकते हैं, जैसा आपको लगे अच्छा तो आप वहाँ से ले सकते हैं, ताकि आपको जस्टिस मिल सके। मैं आपको वो बता दूंगा, कुछ वीडियो होंगी, और मैं आपको बीच बीच में ऐसी बहुत ही यूज़फुल और लीगल फैक्ट्स, लीगल जिसे कहते हैं ना, कि रोज़मर्रा के जीवन में जो लोगों के साथ समस्या होती है, जिसको लेकर वो कोर्ट पहुंच जाते हैं, ऐसे क्या है उसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं। जब आप मान लीजिए, अब जब एलएलबी करके जब एडवोकेट बनते हैं, तो फिर आपको जो एक आपने जो पढ़ा है और जो प्रैक्टिकल लाइफ में हो रहा है, दोनों में बहुत अंतर होता है, बहुत। तो बहुत अंतर होने के नाते आपको मैं बता देता हूँ, उसके लिए आपको बीच में कई सारी की समस्या आएंगी, उसके बारे में मैं आपको अपना जो है बताता रहूँगा। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है, आपको करना है हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और जो है डेली अपडेट्स के लिए अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। स्क्रीन पे मेरा नंबर है, आप वहाँ पर टाइप कर देना कि आपको किस तरीके की चीज़ें चाहिए, मैं आपको अरेंज करा दूँगा, ठीक है। और हम रोज़ एक नए टॉपिक उठाएंगे, जो कि के कोर्स में जो केसेस चल रहे हैं उसकी क्या रेमेडीज़ है, तो उस पर हम बात करेंगे रोज़, है ना। तो अब मैंने बता दिया आपको। अब पर्टिकुलर्स की बात करते हैं ना, पर्टिकुलर्स के अंदर जो है उसके अंदर टाइटल्स होना चाहिए, WS लिखेंगे तो टाइटल चाहिए, साइन एंड वेरिफिकेशन होनी चाहिए, साइन बाय पार्ट, साइन करना, स्टैम्प होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। और सबको डिनाइल भी है, स्पेसिफिक सबको, अगर उसके अंदर कोई चीज़ है डिफेंस वाला तो स्पेसिफिक चीज़ है तो उसको जरूर लिखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब है इंटरकोलेटरी एप्लीकेशन। इंटरकोलेटरी एप्लीकेशन ऐसी इस तरीके की एप्लीकेशन होती है कि मान लीजिए कोई केस चलने वाला है, तो उसके बीच में छोटा सा इंजेक्शन मिल जाता है, मतलब कि थोड़ा सा जस्टिस मिल जाता है, और केस जब तक फाइनल नहीं होता, फाइनल करने से पहले कोर्ट जो है ऑर्डर दे देती है, ताकि कोई चीज़ें कई बार ऐसे होता है कि जो चीज़ें लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए थी। मान लीजिए कोई केस चल रहा है, केस के अंदर कि कोई प्रोडक्ट खरीदा जिसकी एक्सपायरी 2 या 3 मंथ्स की होने वाली है, और उस पे अगर केस चल रहा है, तो उसको केस मान लीजिए चलेगा 2-3 साल, तो वो चीज़ तो खराब हो जाएगी। इन केस गवर्नमेंट क्या करती है या जस्टिस साहब क्या करते हैं कि उसकी कुछ पेमेंट जमा करा देते हैं, केस को आगे कंटिन्यू चलता रहता है, और उस माल को छोड़ देते हैं, क्योंकि उस गुड्स को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो इसलिए करते हैं, गुड्स को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि जो है एक तरीके से जो गुड्स की जो एक्सपायरी है कुछ मंथ में एक्सपायर हो जाएगा, तो वो किसी काम का किसी यूज़ का नहीं होगा, क्योंकि अगर कल को जस्टिस 1 साल बाद भी मिला तो ना तो प्लांटिफ के किसी काम का है, ना डिफेंडर के किसी काम का रहता है। तो इसे इंजेक्शन ही, मतलब बीच में छोटा सा सुलह करा देते हैं, सुलह इन द सेंस वो जज ऑर्डर दे देते हैं और उस चीज़ को रिलीज कर देते हैं, ताकि जब तक केस चलेगा अदरवाइज इन केस अगर कोई चीज़ में जैसे भी फेरबदल आता है उसको देख लिया जाता है। तो इंटरव्यू एप्लीकेशन इस तरीके की लिखी जाती है, और ये किसी तरह किसी टाइम भी लिखी जा सकती है। अब शूट फाइल करो, शूट फाइल करने के बाद कभी भी अपना जो इंटरकुलेटरी एप्लीकेशन लिखो, ये एप्लीकेशन हो सकती है, ये किसी भी पार्टी द्वारा लिखी जा सकती है, चाहे वो प्लांटिफ हो या डिफेंडर हो, कोई भी लिख सकता है। और इसके अंदर जो इंजेक्शन मिलती है वो टेम्परेरी मिलती है, मतलब कि जो उसमें न्याय मिलता है शॉर्ट टर्म के लिए मिलता है, टेम्परेरी, उसे कभी भी ये नहीं हो सकता कि अगर मान लीजिए किसी को इंजेक्शन मिले, प्लांटिफ को कोई राइट मिले हैं कि हाँ उसको इंजेक्शन मिल गया, ग्रांट हो गया कि हाँ उसको परमिशन है, तो ये नहीं कह सकता कि परमानेंट मुझे इस चीज़ से मुझे जज साहब ने पूरी बाइज़्ज़त बरी कर दिया या मेरे को ये इसकी अथॉरिटी दे दिया, नहीं। ये टेम्परेरी इंजेक्शन है, हो सकता है कि आज किया हो कल तुमसे वापस ले लिया जाए। तो टेम्परेरी इंजेक्शन ये होता है। टेम्परेरी इंजेक्शन हो गया, इसको हम इंटरकुलेटरी ऑर्डर भी कहते हैं। अब बात करने वाले हम एफिडेविट के ऊपर। तो एफिडेविट क्या होता है? एफिडेविट आपने देखा होगा रोजमर्रा में, अपने कई सारे एफिडेविट बनाए होंगे, 10, 5, 15, 25, 30, 35, 40, 100, 500, 1000, 2000, इस तरीके के एफिडेविट होते हैं। एक्चुअली एफिडेविट होता क्या है? एफिडेविट का मतलब यहाँ पे होता है कि सेल्फ डिक्लेरेशन। हम इसके अंदर सेल्फ डिक्लेरेशन देते हैं कि हमने जो बात कही है वो हमने सही बात की है, तो इसको हो यह एफिडेविट क्या होता है? एक तरीके का डिक्लेरेशन ऑफ ओथ होता है, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ एसेंशियल पॉइंट्स है, वो एसेंशियल पॉइंट्स क्या क्या है वो देख लेते हैं। एसेंशियल पॉइंट इसके अंदर जो है
एसेंशियल पॉइंट इसके अंदर ये एसेंशियल पॉइंट क्या होता है, ये रिटर्न स्टेटमेंट होता है, इसे रिटर्न राइटिंग में होता है, बिना राइटिंग के काम नहीं करता। इसमें डिक्लेरेशन ऑफ डिफेंडेंट के बारे में होता है, डिक्लेयर अपना जो भी है डिफेंडेंट करता है कि इसके अंदर तो है तो डिफेंडेंट एफिडेविट न्यू मेट्स द बिहाफ ऑफ द सम ऑफ द अदर पर्सन। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने आप किसी और के बिहाफ पे अपना एफिडेविट बना दिया या आपने अपना एफिडेविट बना दिया दूसरे के बिहाफ पर, तो ऐसा नहीं होता। एफिडेविट जिसका होगा वो उसी का रहेगा, उसके अलावा किसी का नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं कि अब हम यहाँ पे ये जान लेते हैं कि जो हम एफिडेविट बता दें किन किन केसों में बना सकते हैं। मैं कुछ एग्जांपल आपको बता देता हूँ, ये एग्जांपल है, इन केसों में जो है एफिडेविट लगता है। कोई डाइवोर्स का केस है तो वहाँ पर भी एफिडेविट का यूज़ होता है। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होती है तो वहाँ भी एफिडेविट का यूज़ होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी के बिना एफिडेविट के काम तो होता नहीं है। 500 रुपये का एफिडेविट बनता है जिसमें हम ये डिक्लेरेशन देते हैं कि हाँ ये जो घटना है वाकई में हमारे साथ घटित हुई है। डिस्प्यूट अबाउट द डेट्स, कोई रेंट वगैरह आपने उधारी वगैरह ले रखी है उसके लिए डिस्प्यूट बन सकता है, उसका सेटलमेंट के लिए आप एफिडेविट बना सकते हैं। आपने अगर नाम चेंज करना है तो वहाँ भी एफिडेविट लगता है। मैरिज सर्टिफिकेट बनाना है तो वहाँ भी आपको जो है ये सब एफिडेविट लगता है। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, आप कोई रेसिडेंट वगैरह जहाँ रहते हैं और वहाँ वेरिफिकेशन कराते हैं तो भी वहाँ पे भी जो है एफिडेविट का यूज़ कर सकते हैं। तो अब जब आपने देखा कि हमने यहाँ पे इतनी तरीके के एफिडेविट जो है यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं, आपने वो सभी देख लिया। ऐसा भी कई चीज़ें होती हैं जो मल्टीपल जगहों पर भी यूज़ होती है जो उसमें नहीं लिखी हुई है। तो ऐसा मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए, 6-7 एग्जांपल दिए यहाँ एफिडेविट का यूज़ होता है। ऐसे कई जगह हैं जहाँ और भी एफिडेविट का यूज़ होते हैं। तो मैं बता देता हूँ, एफिडेविट 2 तरीके के होते हैं। पहला तो होता है जुडिशियल एफिडेविट और नॉन जुडिशियल एफिडेविट। ये ठीक है, ये एफिडेविट होते हैं, 2 तरीके के एफिडेविट होते हैं। इसके अलावा कोई एफिडेविट जो है होता नहीं है, क्योंकि बेसिकली कैटेगरी 2 भागों में डिवाइड है, जुडिशियल होगा या नॉन जुडिशियल होगा। या तो आपके साथ कोई घटना घटित होगी या किसी के अंदर आपको चाहिए तो वहाँ जुडिशियल एफिडेविट लगेगा, और जो अपना जहाँ घटना नहीं घटी या आपके साथ किसी तरीके की समस्या नहीं हुई, यहाँ आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए हुआ, तो वह नॉन जुडिशियल एफिडेविट लगता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी जो है हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ये पार्ट 1 था, इसके बाद पार्ट 2 आएगा। क्योंकि यहाँ पे हम 9 तक आज डिस्कस करने हैं, इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे 10, 11, 12, 13 जो भी अब कल आएगा। तो चैनल पे बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में एग्जाम है, उससे पहले अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत लिमिटेड टाइम ऑफर है। उसके बाद जो प्राइस हाइक हो जाएंगे तो फिर जो है किसी भी तरीके की जो है आपको जो है प्राइस हाई नहीं मिलेगा कोर्स। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर भी एनरोलमेंट कराना चाहते हैं तो एनरोलमेंट करा सकते हैं। लिमिटेड टाइम ऑफर है, लिमिटेड सीट्स हैं, आप कर सकते हैं, आपको जैसा सूटेबल लगे। बाकी आपकी इच्छा। टेक्स्ट मैसेज मुझे कर देना, मैं उसमें आपको रिप्लाई दे दूंगा। आपको जो है फीस होगी मैं आपको वहीं बता दूंगा। चलिए, धन्यवाद।